हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम इधर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना शुरू किए हैं। कल बारिश और बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन करा के ही वीडियो का एंड कर दिया था। लेकिन आज हम उन 30 क्वेश्चन को देखेंगे और उससे आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 ईयर के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डालूं, पार्ट बाय पार्ट करके डालने और देखने में मुझे खुद ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल फील होता है। किसी को पार्ट 1 मिल जाता है, किसी को पार्ट 1 नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज कोशिश रहेगी कि सारे ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दिए जाए। ऊपर के जो 30 क्वेश्चन थे पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी। जिसे भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है वो इसके पार्ट 1 को देख ले। हालांकि इसमें भी सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, 125 के 125 क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे पहले मैंने 2021 का और 2010 का पेपर सॉल्व करा दिया है, डाल दिया है। आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो आज हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक पीडीएफ एकदम अच्छे से है, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जूम करने के कारण ना थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये सत्य है, असत्य है, विवादित है। क्या होगा? तो सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि ईर्ष्या एक डैश भावना है, जन्मजात, अतिरिक्त, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि डैश भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है। तो कौन सा भोजनजन्य कारणों में से एक है? तो इसका होगा ऑप्शन है इसके सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी है उष्मायन, सी है शोथ एवं डी है पेचिश। तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है, ऑप्शन 3 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यूकर, एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक डैश और डैश के समान दूषक हैं। शुअर और गाय के मांस के समान, फीता कृमि और वलय कृमि के समान, जीवाणु और विषाणु के समान, डबल रोटी और अनाज के समान। तो म्यूकुलस, एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के समान दूषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब वो गीली अवस्था में होता है। तो ऊन अपनी मजबूती लगभग खो देता है जब वो गीली अवस्था में होता है। 20%, 50%, 30% या फिर 40%। तो ऊन अपनी मजबूती 40% खो देता है, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी माना है, ऑप्शन सी माना है 30%। तो आप क्वेश्चन देख के अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं, फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन या फिर काउंट 2। तो कौन से रेशे हैं जो कि रेयान, कौन से रेशे हैं जो कि बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं? फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन या फिर रेयॉन। तो प्रोटीन, जो बालों में प्रोटीन होता है, इसलिए जो प्रोटीन रेशे होते हैं वो बालों के जलने जैसी बदबू देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हैग के, पाउंड के, नंबर 1 के या फिर काउंट 2 के। तो धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड हैग के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूत से बुना प्लेन रेशा है, शिफॉन है, क्रेप है, कैलिको है या फिर जॉर्जेट है। तो सूत से बुना प्लेन रेशा है कैलिको, सूत से बुना प्लेन रेशे को कैलिको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रोडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। तो ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है वनस्पतिक, ऑप्शन डी है दूध एंड ऑप्शन डी है ग्लाइसेमिक।
तो कौन से भोजन है संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल तथा ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9 का आंसर होगा ग्लाइसेमिक, डी आंसर होगा। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ग्लाइसेमिक अभिसूचक कहलाता है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और हाँ, आप में से कुछ लोगों ने इसका पीडीएफ मांगा था, इसका पीडीएफ आज नाइट में शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। आप अगर जिनमें जो भी नए लोग हैं जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पे सारे क्लास के पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। ये 2019 का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। डैश के उत्तरजीवों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई। ये केयर की बात कर रहे हैं कि ये केयर का फुल फॉर्म था कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। तो ये केयर का फुल फॉर्म था। केयर की स्थापना कब की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसके ऑप्शन में पढ़ना भूल गए, बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि डैश चरणों में सूत कताई के लिए तैयार रहता है? कॉर्डिंग, वॉलिंग, सिल्वरिंग या फिर कॉम्बिंग। तो डैश चरणों में सूत कताई के लिए तैयार रहता है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी सिल्वरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती है? फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना, केराटिन। तो क्या कहलाती है? इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता फेल्टिंग कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश नाम से जाने जाते हैं। तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश नाम से जाने जाते हैं? जामदानी, चंदेरी, बलूचर या फिर बूटिया। तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकनकारी का उद्भव हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है। उद्भव केंद्र है दिल्ली, बम्बई, गोवा या फिर लखनऊ। तो ये तो बड़े ही इजी क्वेश्चन और यूपी वालों के लिए तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लखनऊ चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर कि बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है? कार्यसूची, जद, गति या फिर आदत। तो आदत नाम बर्ताव या फिर आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो खुद ही स्वचालित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुर्दे 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों की बनी होती है जो डैश कहलाती है? तो गुर्दे 1 लाख कार्यात्मक इकाई की बनी होती है, डैश कहलाती है? न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल या फिर औषधियाँ। तो गुर्दे 1 लाख कार्यात्मक इकाई की बनी होती है जो कि नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है? नयन, फेफड़े, हृदय या फिर गुर्दा। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि गुर्दे के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज कोशिश रहेगी कि 125 क्वेश्चन कम से कम एक ही वीडियो में ला दिए जाए। 30 क्वेश्चन तक को एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं, क्योंकि
ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप में से कुछ लोग को ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसलिए कोशिश रहती है कि शॉर्ट टाइम वीडियो में अच्छी नॉलेज आपको दे दी जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज को डैश भी कहते हैं, अतिभय, जलभय, वायुभय या फिर संवित्री। तो रेबीज को जलभय भी कहते हैं, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, प्रथम, आरंभिक, तृतीय या फिर अंतिम। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। 3-3 महीने के तीनों कालों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 30 क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसका पार्ट 1 करके डाला गया है, आप चाहें तो जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे वो क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो क्या है? NIN मतलब कि निन, ICMR और ICDS एंड डी नंबर ऑप्शन है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म है। ICDS का फुल फॉर्म क्या है और निन का फुल फॉर्म क्या है एंड ICMR का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सारे आपको ऑलरेडी पहले से बताए जा चुके हैं एंड प्रैक्टिस सेट सीज़न चल रहा था उस टाइम में आप सबको कराए जा चुके हैं। फिर से जब ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट सीजन फिर से लाया जाएगा। तो डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े एवं सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, ICDS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह से व्यवहार करना सिखाना जिस तरह से वे नहीं करते हैं। ये किसने कहा था? तो कैल्स एल्डी ने, PR सिन्हा ने, जॉन डेवी ने या फिर रस्किन ने। इसका जो भी आंसर है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है आंसर शीट में, बट इसका आंसर जॉन डेवी होगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस सेट जिन्होंने भी अटेंड किया होगा इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराए जा चुके हैं। बजट सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार या फिर सम्मेलन। तो उसे हम मस्तिष्क मंथन कहते हैं, ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश एक सैंड पेपर के फ्लैनेट फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है, चाकबोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, फोटोग्राफ या फिर चित्रकला। तो डैश एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन B फ्लैनल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूहों के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानिक एवं संरचनात्मक। तो वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसे समूहों को औपचारिक समूह कहते हैं, ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डैश हैं, कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं या फिर स्थूलकाय हैं। तो बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप स्थूलकाय हैं, क्योंकि आप तो खुद इतने बड़े हैं, ऊपर से इतने बड़े वाले पहन लेंगे तो आप और भी बड़े बड़े दिखेंगे, इसलिए आप इतने बड़े हैं तो इतनी छोटी छोटी वाले पहने तो छोटे दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऑप्शन D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिजैवी डैश भी कहलाते हैं। तो विषैले, वसा, इम्यूनोग्लोबिन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो प्रतिजैवी क्या कहलाते हैं? प्रतिजैवी को इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कि भ्रूण में सबसे पहले नितंब आना, उसके बाद सिर आना और फिर बाहें, फिर अंत में सिर आना। यह स्थिति क्या दर्शाती है? बृच जन्म को, उपकरण जन्म को, प्राकृतिक जन्म को या फिर तुरंत जन्म को? तो यह स्थिति बृच जन्म को दर्शाती है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल एवं कैलोरीमीटर। तो विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, वांछित ऊर्जा की मात्रा को आधारभूत उपापचय कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर। स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने के लिए एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सत्य है, असत्य है, विवादित है या फिर संबंधित है? तो स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक या फिर साधारण? तो अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है उसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आवश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जो कि शरीर में उत्पन्न नहीं होते परंतु शरीर की वृद्धि व विकास के लिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। ये 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। 10 अमीनो अम्ल का मैं नाम बता देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकती। तो आइसोल्यूसिन, लुइसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, फिनाइलिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन ये 8 प्रौढ़ों के लिए आवश्यक है तथा अर्जिनिन एवं हिस्टिनिन 2 बच्चों के लिए आवश्यक है। अर्जिनिन और हिस्टिनिन को अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि एलटी ग्रेड एग्जाम में ये पूछा था कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन से हैं, तो वहाँ पे अर्जिनिन का ऑप्शन था। तो अर्जिनिन और हिस्टिनिन बच्चों के लिए एंड बाकी के जो ऊपर के मैंने 8 बताए थे वो बड़ों लोगों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एवं डेक्सट्रोज। तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। यह अधिकतर गन्ने के शक्कर तथा चुकंदर की शक्कर में पाई जाती है, इसलिए इसे घरेलू शक्कर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। वसा, जल, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वसा। ऑप्शन ए वसा। भोजन में उपस्थित कार्बोज का पाचन सर्वप्रथम मुख में ही प्रारंभ हो जाता है तथा काफ़ी अंश आमाशय में पच जाता है तथा वसा का पाचन अंत में छोटी आंत में होता है। प्रारंभ में केवल विखंडन होता है अतः कार्बोज का पाचन लगभग 4 से 5 घंटे में तथा वसा का पाचन लगभग 9 घंटे में पूर्ण होता है, जिससे ये भोजन पेट में ज़्यादा देर तक टिकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे तीनों हैं तो इसके बारे में और जान लेते हैं। वसा जो है इससे हमें कितना एनर्जी मिलता है? तो वसा से हमें 9.2 ग्राम एनर्जी मिलता है। प्रोटीन से हमें 4.2 मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेलेग्रा डैश की कमी से होता है। तो पेलेग्रा थायमीन, आयोडीन, नियासिन या फिर राइबोफ्लोविन? तो पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? तो पेलेग्रा नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से होता है।
और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है एंड राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। एंड नियासिन कौन से विटामिन बी का नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और आयोडीन की कमी से हमें गलकंड नामक या फिर घेंगा नामक रोग हो जाता है। इस रोग से ज़्यादातर महिलाएं पीड़ित रहती हैं। महिलाओं को गर्भावस्था में घेंगा नामक रोग होने और आयोडीन की कमी होने की ज़्यादातर परिस्थितियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा एवं लोहा। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन के लिए विटामिन सी एवं आयरन की ज़्यादातर ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, जिसमें हीम लौह युक्त तत्व है तथा ग्लोबिन प्रोटीन युक्त। अतः हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु प्रोटीन और लोहा दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु मुख्य रूप से आयरन व लोहे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। तो उबलते पानी में हम फल या फिर सब्जी को भाप द्वारा कुछ देर तक गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए होगा बॉटलिंग, बी होगा कवरिंग, सी होगा ब्लांचिंग एंड डी होगा फ्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन सी ब्लांचिंग। फलों एवं सब्जियों का छिलका उतारने व मुलायम पकाने के लिए गर्म उबलते जल में पकाने की विधि है, इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। WHO और यूनिसेफ। तो भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार व विपणन किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, CFTRI। तो भारत में मिलावट को रोकने के लिए 1954 में पारित किया गया इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न भोज्य पदार्थों के नमूने का परीक्षण करने उनमें उपस्थित मिलावट की जांच करते हैं। मैं खाद्य मिलावट का क्वेश्चन देख लिया। 37 नंबर है कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को CFTRI द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। CFTRI मैसूर में 1950 में स्थापित हुआ था। इसके द्वारा भारतीय बहुउद्देशीय आहार MPF नामक पूरक भोज्य पदार्थ बनाया गया, जिसके 75% मूंगफली की खली तथा 25% भुने चने के आटे का मिश्रण बनाया जाता है। इसमें अलग से विटामिन A, D, B1 एवं B2 तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है। ये ऑप्शन 37 का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष डैश वर्ष में पारित किया गया था। तो 1951, 52, 53 या फिर 54। तो क्या होगा, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954। भारत में मिलावट को रोकने के लिए 1954 में पारित किया गया इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न भोज्य पदार्थों के नमूने का परीक्षण करके उनमें उपस्थित मिलावट की जांच करते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों को 6 माह से 6 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि डैश जीवन को अर्थ देता है, लक्ष्य, मूल्य, मानक या फिर धन। तो डैश जीवन को अर्थ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूल्य जीवन को अर्थ देता है।
मूल्य एक अमूर्त तत्व है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य को करने में कोई न कोई सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तथा दार्शनिक तत्व होता है। इसे ही मूल्य कहते हैं। ममफोर्ड के अनुसार मूल्य व्यक्तिगत जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः डैश समझे जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः डैश समझे जाते हैं। अस्थायी, अस्थायी, लचीला या उक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः अस्थायी समझे जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। दीर्घावधि लक्ष्य लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, जो अधिकांशतः भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होते हैं, और ये मुख्यतः अस्थायी होते हैं। अस्थायी, अस्थायी नहीं, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। कॉफ़ी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है। जैसा कि हमने इससे पहले भी इसमें का एक क्वेश्चन कर लिया था। अभी मैं आपको उस क्वेश्चन को बोल के दिखा देती हूँ। मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको ये बताया था। क्वेश्चन से क्वेश्चन को जोड़ के पढ़ने से क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन जो हमने देखा कि कॉफ़ी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे 60 नंबर इसी एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन को 2 टेक्निक से पूछा गया है। अब ये देखिए कि डैश नाम बर्ताव मतलब कि आचरण को दिया गया है जो दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉफ़ी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आदतन, 41 का आंसर होगा आदतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 का। डैश प्रयास वह प्रयास है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। 42, जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। ऑप्शन ए है मानसिक, बी है पैडल, सी है दृश्य एंड डी है टॉर्सल। हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसके ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन यहाँ है डैश प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर को गति निर्देशित करती हैं। तो मानसिक, पैडल, दृश्य या फिर टॉर्सल। तो इसका आंसर क्या होगा 42 का? 42 का आंसर होगा सी दृश्य। का आंसर होगा सी दृश्य, क्योंकि आँखों से हम देखते हैं। जहाँ प्रबंध वगैरह करना रहता है वहाँ मानसिक प्रयास करते हैं। जहाँ पैरों का इस्तेमाल करना रहता है उसे पैडल बोलते हैं। और टॉर्सल मोड़न प्रयास को कहते हैं। ये मोड़न प्रयास का इंग्लिश नाम है। खेतों में काम करना, झुक के काम करना, ये सारे टॉर्सल या फिर मोड़न प्रयास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है अच्छी, बी है बेहतर, सी है सर्वोत्तम, डी है सबसे खराब। तो कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियाँ दर्शाती हैं। 43 का आंसर क्या होगा? तो कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियाँ दर्शाती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। कार्य सरलीकरण कार्य करने की सरल एवं सर्वोत्तम विधियाँ हैं जिसमें समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला बना है। परिवार, घर, पर्यावरण या फिर कौशल। तो डैश प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला बना है। क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि डैश योजना को कार्यान्वित करता है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन या फिर ऊर्जित करना। तो डैश योजना को कार्यान्वित करता है, कौन है जो योजना को कार्यान्वित करता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण। नियंत्रण द्वारा क्रियान्वयन को वास्तव में गति प्राप्त होती है। नियंत्रण के अंतर्गत पूर्व में बनाई गई योजना के अनुसार कार्य को क्रियान्वित किया जाता है तथा सावधानी पूर्वक अवलोकन करके कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण होता है, ऑप्शन ए सही होगा। निर्णय प्रक्रिया के मुख्यतः 5 चरण होते हैं। पहला होता है कि समस्या को परिभाषित करना, विभिन्न समाविष्ट हलों को ढूंढना, विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचना, उचित विकल्प का चयन करना तथा निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? ऊर्जा, कौशल, क्षमता एवं रुचि। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के देख रही हूँ ना, मुझे लगता है मैं इन सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी या तो प्रैक्टिस सेट में या फिर ऑब्जेक्टिव सेशन जब मैं ला रही थी तो उसमें करा चुकी हूँ। आप उन सारे वीडियो को जाके देखिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम कितने क्वेश्चन पे थे? 47। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। ऊर्जा और समय को मानवीय और गैर मानवीय दोनों माना गया है। ऊर्जा को मानवीय और गैर मानवीय माना गया है, तो ये ऐसे ही माना गया है। बट जो समय होता है ना, समय को मानवीय और गैर मानवीय, तो समय को मानवीय माना है ग्रास एवं कैंडल ने, और गैर मानवीय माना है निकिल एवं डॉर्सी ने। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रबंधन का अर्थ है, प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो समस्या हल वैज्ञानिक या फिर कलात्मक। तो डैश प्रबंधन का अर्थ है, प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वैज्ञानिक। जबकि आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। यहाँ पे बोला है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान, जब यहाँ विज्ञान है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी विज्ञान होगा। हम वैज्ञानिक प्रबंधन में ही विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहला है अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता या फिर बेवकूफ़ी। तो यहाँ तो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इजी दिया गया है, आप सब ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अनाड़ीपन कभी भी आपको व्यवहारिक प्रयोग और ज्ञान की इस्तेमाल इसके लिए होगा नहीं, अक्षमता के लिए होगा नहीं, और बेवकूफ़ी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौशल ऑप्शन बी सही होगा। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन है कि अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है, धन, वास्तविक, आत्मिक एवं सम्मान। तो 50 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। आत्मिक अर्जन व्यक्ति का एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि तथा खुशी व आनंद की अनुभूति कराता है, अतः आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
51 नंबर, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है मजदूरी, सेवाएं, वेतन या फिर बचत। तो ये भी यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करेंगे तो आंसर बड़ी सटीक से पहचान लेंगे। वृद्धावस्था में हम मजदूरी कर नहीं सकते क्योंकि हमारे शरीर में इतनी एनर्जी रहती नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद ही हम वृद्धावस्था में आते हैं। वेतन हमें मिलेगा नहीं, जब हम रिटायर कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सेवाएं दे रहे हैं, जब हमें वेतन मिल रहा है, उस टाइम में हम जो भी पैसे बचत करते हैं ये हमें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे घटाता है क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन गलत है, सॉरी क्वेश्चन गलत नहीं है। वृद्धावस्था में आर्थिक और सुरक्षा को घटाता है, सुरक्षा को थोड़ी। तो यहाँ पे आंसर सही है बचत। बचत व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है या फिर कार्य नहीं करता, तब उसके पूर्व में किए गए बचत ही उसके वृद्धावस्था में बीमारी आदि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश का अर्थ है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालना, शुद्ध वायु को परिसंचित करना है। तो क्या होगा? डैश का अर्थ है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकाल एवं शुद्ध वायु को परिसंचित मतलब अंदर करना है। तो किसका अर्थ है? एक्सपेक्ट वायु का आवागमन, संभावना या फिर म्यूरम। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर होगा? सॉरी 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? वायु का आवागमन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रेखा रूप रंग और संरचना को व्यवस्था से संदर्भित करता है। तो रूप, आकृति, सामंजस्य या फिर डिजाइन। 53 का आंसर क्या होगा? तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजाइन। डिजाइन रेखा रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित होता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिजाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियम से संदर्भित है। ऑप्शन ए है समानुपात, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है लय एंड ऑप्शन डी है जोर। तो डिजाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियम से संदर्भित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा था, एक बार देख लें। क्वेश्चन 53 का हमने नहीं देखा था कि डिजाइन रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। रेखा, रूप, आकार, बनावट एवं रंगों से किसी वस्तु को व्यवस्थित रूप देना ही नमूना अथवा डिजाइन कहलाता है। तो यहाँ पर डिजाइन या फिर नमूना कुछ भी सबमिट हो, आंसर हमारा सही रहेगा। डिजाइन के कुछ मुख्य आधार है रेखा, आकार, बनावट, रंग तथा विचार। इस आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित रूप देना ही डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 कि डिजाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियम से संदर्भित है। समानुपात, संतुलन, लय या फिर जोर। तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर ऑप्शन ए समानुपात होगा। 54 का आंसर ऑप्शन ए समानुपात होगा। डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं। तो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं? ड्रायर, मेज, कुर्सी या फिर अपहोल्स्ट्री।
तो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोस्ट्री कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अपहोस्ट्री गद्दा युक्त फर्नीचर को कहते हैं जिसकी पीठ वाले भाग या बैठने के स्थान पर फोम युक्त गद्दे लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर। 56 का है कि डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, संरचना, भ्रम, प्रभाव या फिर वस्तु। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरचना पदार्थ की स्पर्शीय पृष्ठीय गुणवत्ता है। पदार्थ की संरचना की अनुभूति स्पर्श द्वारा की जा सकती है। यह संरचना कोमल, कठोर, चिकना तथा रफ हो सकता है जिसे हाथों से छूकर ही परीक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक महिला से विवाह करता है तो परिणाम डैश पूर्ण होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, मृत प्रसव होगा या फिर परिपक्व पूर्ण होगा। तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, धनात्मक। यदि RH धनात्मक व्यक्ति RH ऋणात्मक महिला से विवाह करता है तो परिणाम उसका धनात्मक भ्रूण होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर। डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, रागी, गेहूं, ज्वार या फिर बाजरा। तो 58 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए, रागी को गरीब आदमी का दूध कहते हैं। रागी को गरीब आदमी का दूध कहते हैं जबकि यह एक अनाज का प्रकार है, परंतु इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाए जाने के कारण यह गरीबों का दूध कहलाता है। इसमें 344 mg कैल्शियम, रागी में 344 mg कैल्शियम होता है। रागी में 344 mg कैल्शियम होता है। 100 ग्राम रागी में 344 mg कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम रागी में 344 mg कैल्शियम पाया जाता है। इसमें लौह लवण भी 17.4 mg प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। ये तो कैल्शियम हो गया 344 mg और लौह पाया जाता है 17.4 mg प्रति 100 ग्राम में रागी में, इसीलिए इसे गरीबों का दूध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 59 नंबर क्वेश्चन है कि डैश शिशुओं की सामान्य दूधपान समस्याएं हैं, कब्ज, डायरिया, एलर्जी या फिर उक्त सभी। तो 59 नंबर का होगा आंसर डी, सभी। कब्ज, डायरिया, एलर्जी शिशु की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। जब शिशु दुग्धपान करता है तब उसका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण उसे कभी कब्ज की शिकायत होती है तो कभी डायरिया की, साथ ही कुछ शिशुओं को एलर्जी भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। अब हम लगभग अपने हाफ सेंचुरी कर लिए हैं, 125 का 60 तक पहुंच गए हैं। एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे तो 125 के आधे हो जाएंगे। तो 60 का क्वेश्चन का है कि शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा डैश के दौरान दी जाती है, उल्टी, सामान्य जुकाम, कॉलिक या फिर टंसल के समय में कब दी जाती है? तो शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा उल्टी में दी जाती है। शक्कर, नमक और जल को मिलाकर ORS का घोल रेडी करते हैं और ये निर्जलीकरण से हमें बचाता है। ORS को जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं और इसे उल्टी में दिया जाता है। उल्टी की अवस्था में शरीर में पानी व खनिज लवण निकल जाता है। अत्यधिक पानी की कमी होने की अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण की अवस्था में शरीर में जल व खनिज लवण की पूर्ति करने के लिए नमक, चीनी का घोल तथा ORS का घोल बनवाकर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश विकास का अर्थ है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। तो
तीव्र, धीमी, प्रेरणा या फिर औसत। तो क्या होगा 61 का आंसर? तो 61 का आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रेरणा। प्रेरणा विकास का अर्थ है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून काटना, अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है? 6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या फिर 3 वर्ष तक। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक के बालक द्वारा नाखून काटना और अंगूठा चूसना एक सामान्य आदत होती है, परंतु अगर ये आदतें अधिक समय तक बनी रहे तो वह बालक समस्यात्मक बालक अथवा हीनता की भावना का शिकार बालक हो सकता है। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है? बेसन, चावल, ज्वार या फिर बाजरा। तो साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? अक्सर बहुत लोग होते हैं ना कि थोड़े से स्किन पे लाइट लाने के लिए बेसन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी थोड़ा आंसर आप मिला सकते हैं। तो साबुन बनाने के लिए बेसन प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने के लिए बेसन या मैदा या फिर कास्टिक सोडा, तेल तथा जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर है कि डैश छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है? वार्तालाप, सोच, एकाकीपन या फिर दयालुता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। एकाकीपन। एकाकीपन का अर्थ होता है अकेलापन। जब हम छोटे बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं तो वो डर जाते हैं। तो छोटे बच्चों को हम अकेले छोड़ देते हैं तो वो डर जाते हैं, इसीलिए एकाकीपन छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। तो कौन सा होता है? मैरामस, स्कर्वी, वेरी या फिर घेंगा। तो मैरामस रोग प्रोटीन एवं कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है और क्वाशियोरका रोग केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन विटामिन सी की कमी के कारण होता है, स्कॉर्बिक एसिड के कारण। घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। बेरी में 3 प्रकार के होते हैं, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था एवं बच्चों में। तो वयस्कावस्था जिनकी उम्र 40 से कम है उन्हें शुष्क वेरी होता है, और जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है वृद्धावस्था उन्हें आर्द्र वेरी होता है। एंड जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चाइल्ड वेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन संक्रमण में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं को खा लेना डैश है? भोजन संक्रमण में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेना डैश है? देखते हैं नेक्स्ट पेज में। असत्य है, सत्य है, संबंधित नहीं है या फिर संदेह पद है। तो 67 नंबर का आंसर है कि असत्य है। 66 का आंसर होगा वी है, सत्य है। हम एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेना है। ये बातें सत्य हैं, ये सत्य है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस्बेस्टस रेशा है। एस्बेस्टस डैश रेशा है, खनिज है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है, नॉन थर्मोप्लास्टिक है। तो 67 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए, खनिज है। सोना, चांदी एवं एस्बेस्टस ये खनिज रेशे में आते हैं।
खनिज रेशे में 3 रेशे आते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक खनिज रेशा है। विभिन्न चट्टानों में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। एस्बेस्टस से फायर प्रूफ, जंग प्रूफ एवं हीट प्रूफ कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों के रेशे छूने में डैश होते हैं, ठंडे होते हैं, निर्जीव होते हैं, चमकदार होते हैं या फिर गर्म होते हैं। तो 68 नंबर का क्या होगा आंसर? सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। ये बातें सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सत्य है। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संदर्भित रेशम से भिन्न दिखता है। रेशम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वनिर्मित, दूसरा होता है जंगली तथा उत्पादित रेशम। तो स्वनिर्मित या फिर जंगली रेशम ऐसे कीड़ों से उत्पन्न होता है जो कि ओक के पत्ते खाते हैं। यह निम्न श्रेणी का रेशम होता है। इसका धागा मोटा, कड़ा, रूखा, टेढ़ी मेढ़ी आकृति का होता है। मूंगा तथा अरंडी सिल्क जंगली रेशम के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या फिर डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। तो धागे का, रेशे का, वस्त्र का या फिर बुनाई का। तो 70 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी बुनाई। इंटरलैसिंग धागे के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या फिर डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। बाने के धागे ताने के धागों में से नमूने के अनुसार कितने के ऊपर तथा कितने के नीचे से निकालेंगे, इस आधार पर बुनाई के प्रकार एवं नाम निर्धारित होते हैं। बुनाई के कई प्रकार हैं, सादी, रिब, ट्विल, वॉस्केट, साटिन, सेटिन, हकबैक तथा हनीकॉप बुनाई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर। पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टार्च, पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड स्टार्च है। पॉलीसेकेराइड एक जटिल कार्बोज है जिसके अंतर्गत स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा पेक्टिन आता है। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थों में स्टार्च के रूप में सबसे अधिक भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पोषक तत्वों के लिए दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वृद्धि, बी है श्वसन, सी है स्वचरण, सी है परिसंचरण और डी है मूत्रीय। तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन। पोषक तत्वों के लिए दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है नैपिंग, ऑप्शन बी है वेटिंग, ऑप्शन सी है मोयरिंग एंड ऑप्शन डी है ग्लेजिंग। तो 73 का आंसर होगा वेटिंग। ऑप्शन बी वेटिंग। वेटिंग शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। वेटिंग परिसज्जा की प्रक्रिया है जो रेशम को तथा ऊनी वस्त्रों को भारी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों में धात्विक लवण भरकर वजन बढ़ाते हैं, जबकि ऊनी व सूती वस्त्रों में मार चढ़ाकर वजनी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्स।
फ्लैक्स के पौधों के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, बीज, तने, पौधा या फिर लिलन। तो 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्लैक्स के पौधों के लिए लिलन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। फ्लैक्स के पौधों के जड़ों से उखाड़कर बंडल बांधकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूख जाने के बाद कंघी जैसे उपकरण के द्वारा खींच कर निकाला जाता है। इससे पत्ते और बीज झड़कर अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया रिपलिंग कहलाती है। इससे लिनन रेशे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। डैश ऊष्मा का कुचालक है, सूत, रेशम, लिलन या फिर रेयॉन। तो 75 का आंसर है। हम यहाँ पे आंसर लगाने की एक और ही सटीक ट्रिक आपको बताती हूँ कि जैसे कि सूती कपड़ों में सेलुलोज होता है, लिलन भी सेलुलोजिक होता है, इसमें ये ठंडक मिलती है, हम जानते हैं। रेयॉन में 50% सेलुलोज होता है। जब तीन ऑप्शन एक समान हो और हमें किसी एक को चुनना हो तो हम इजीली चुन सकते हैं। तो रेशम ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या हम रेशम के कपड़ों को गर्मी में पहन सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटोला साड़ियाँ प्रोटीन से निर्मित होने के कारण रेशम ताप का कुचालक होता है। यह ठंडी ऋतु के अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी चिकनाहट व कोमलता से शरीर का आभास होता है, शीतलता का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटोला साड़ियाँ डैश द्वारा उत्पादित की जाती हैं, पैठनी, टाई एंड डाई, हिमरस एवं ब्लॉक टाइंग के द्वारा। तो पटोला साड़ियाँ इसका ऑप्शन बी सही होगा, टाई एंड डाई। पटोला साड़ियाँ कठिवाड़ा एवं गुजरात में बनाई जाती है। इन्हें टाई डाइंग द्वारा बनाया जाता है। इसके जिन रेशों से वस्त्र को बनाना है उन धागों को ही बांधकर पहले रंग लेते हैं, फिर बुनाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्फ एक डैश है। अक्सर हम सर्फ के जो भी ब्रेक आते हैं, प्रचार आते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा रहता है। तो सर्फ एक क्या है? डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिंग सोडा है या फिर वसा है। तो 77 का आंसर होगा सर्फ एक डिटर्जेंट है। सर्फ एक सिंथेटिक डिटर्जेंट है। ये साबुन के ही विकसित रूप है, परंतु ये साबुन के समान प्राकृतिक वसा से नहीं बनते। यह रासायनिक विधि द्वारा रसायनों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर कि प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है जैविक आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता है, और अमानवीय आवश्यकता है, मनोसामाजिक आवश्यकता है या फिर संवेदिक आवश्यकता है। 78 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता मनोसामाजिक आवश्यकता है। मास्लो ने प्रेम और स्नेह की आवश्यकता को मनोसामाजिक आवश्यकता का रूप में बताया है। मास्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता का सोपानिक क्रम दिया है, जिसके 5 क्रम हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा परक आवश्यकता, तीसरा है स्नेह एवं प्रेम परक आवश्यकता, चौथा है आत्मसम्मान परक आवश्यकता एंड 5वां है आत्मसिद्धि परक आवश्यकता। तो मास्लो के अनुसार प्रेम और स्नेह की आवश्यकता मनोसामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि डैश बालक का पहला ढालने वाला मोल्डर है, सोशल मीडिया, जल, परिवार एवं रेत। तो ये इसके भी ऑप्शन बड़े ही इजी है। परिवार बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर होता है। परिवार बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दा एक डैश स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। तो एंजाइम, रसायन या फिर अम्ल। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। इसी का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 साल्मेनो भोजन विषाक्तता एवं जीवाणिक भोजन विषाक्तता है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है।
तो साल्मेनो भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सत्य है। साल्मेनो भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस डैश कहलाता है। इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेलिटस या फिर गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस। तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर ऑप्शन बी गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस होगा। प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस ऑप्शन नंबर बी सही है, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान डैश है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन है प्रीपार्टम, बी है पोस्टपार्टम, सी है प्रसव एंड डी है परिपक्वता। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोस्टपार्टम। प्रसव के बाद की पूछ रहा है, प्रसव से पहले की पूछता तो प्रीपार्टम होता, बाद की पूछ रहा है तो पोस्टपार्टम होगा। प्रसव बाद की अवधि पोस्टपार्टम और दुग्धपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है जबकि विद्यालय उपस्थिति डैश है। तो ऑप्शन ए है आवश्यक एवं ऐच्छिक, बी है ऐच्छिक एवं आवश्यक, सी है केवल आवश्यक, डी है ऐच्छिक। 84 क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक एवं आवश्यक। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है जबकि विद्यालय में उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी या फिर प्राधिकरण की स्थिति। तो आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है, तो इसका क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए साझेदारी और निर्णय निर्माण उदाहरण है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 86 नंबर। डैश यंत्र एक उपकरणीय या फिर संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है परंतु सुना नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन में ही अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो डैश डैश यंत्र एक उपकरणीय या फिर संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है परंतु सुना नहीं जा सकता। तो ये श्रव्य दृश्य श्रव्य दृश्य दोनों या फिर कोई नहीं, तो सिर्फ देखा जा सकता है इसलिए ये दृश्य है। दृश्य यंत्र वह होते हैं जिसे केवल दिखाई देता है, जिसके माध्यम से प्रसार शिक्षा संदेश प्रेषित करता है, जैसे कि चार्ट, पोस्टर, फेनालल, ग्राफ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर। वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है, पर्यवेक्षक, आयोजक, श्रोता या फिर संप्रेषक। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण। संप्रेषण वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक, लेसेस फेयर, तानाशाही या फिर सामान्य। तो संप्रेषण हमने देखा था ना इस क्वेश्चन को कि संप्रेषक वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करने वाले व्यक्ति को संप्रेषक तथा सूचना या संदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता कहते हैं। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता करते हैं और संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करने वाले व्यक्ति को संप्रेषक या फिर सूचना कहते हैं। और अभी हम कौन से क्वेश्चन देख रहे थे कि डैश नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो वो है
लोकतांत्रिक, लेसिस-फेयर, तानाशाही या फिर सामान्य। तो ये होगा 88 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही। तानाशाही नेता जनता पर विश्वास न करके अपने ही निर्णयों आदेशों जारी करता है तथा उन आदेशों को मनवाने के लिए जनता पर बल का प्रयोग करता है तथा किसी भी भावनाओं का ध्यान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर। आरंभिक बाल्यकाल डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है। जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन या फिर परिपक्वता। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी, गैंग पूर्व। आरंभिक बाल्यकाल गैंग पूर्व आयु के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसे गैंगपूर्व अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वयं अकेले खेलते हैं, जबकि उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। उसमें बच्चे गैंग बनाने की प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्टी नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। डैश रोग प्रतिरोधक जिसमें एक टीका दिया जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय या फिर अधिग्रहित। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन डी, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या फिर संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर। संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावात्मक अभिव्यक्तियाँ या फिर उक्त सभी। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। संप्रेषण का पूर्व कथन बलबलाना भी है, हाव भाव भी है और भावात्मक अभिव्यक्तियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन को कहते हैं, जैसा कि इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बता रखा है। राइबोफ्लेविन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी सही होगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। इस विटामिन की कमी से होठों के कोने पर सेस्मेलिक काला सफ़ेद होकर नष्ट होने लगती है, जिसे एंगुलर एस्टोनाइटिस रोग कहते हैं। यह मुख्यतः अनाज और सब्जियों के छिलके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं, ये मैंने बता दिया था, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93 नंबर है। गुर्दे के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन डैश में पड़ित हो जाता है। तो ऑप्शन ए है पसीना, भूख, शोथ या फिर प्यास। तो 93 का आंसर ऑप्शन सी होगा, शोथ। गुर्दे के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन शोथ में परिवर्तन हो जाता है। गुर्दा एक मुख्य कार्य होता है रक्त की सांद्रता को बनाए रखना है। गुर्दे का मुख्य कार्य होता है कि रक्त की सांद्रता को बनाए रखे। शरीर द्वारा ग्रहण किए गए जल को गुर्दा यूरिया तथा विषाक्त पदार्थों के साथ मूत्र के रूप में बाहर निकाले तथा शेष जल पुनः अवशोषण करते हैं। यदि इनकी कार्य प्रणाली में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो शरीर में जल इकट्ठा होने लगता है और सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। डैश प्राकृतिक बहुलक है, विटामिन, खनिज, वसा या फिर प्रोटीन। तो 94 का आंसर होगा डैश प्राकृतिक बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टार्च कणों के रूप में अनाज सेवन का मुख्य भंडार होता है। 95 का आंसर है ऑप्शन है भ्रूणपोष, एल्वेरॉन या फिर एस्क्यूटेलम। तो ऑप्शन बी सही होगा, भ्रूणपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। प्रत्येक अनाजों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, भूसी, भ्रूणपोष तथा भ्रूण। तो भूसी अनाज का बाहरी आवरण होता है जिसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा जीवन सत्व
तत्व या विटामिन पाए जाते हैं। भ्रूण पोष में मुख्यतः स्टार्च पाया जाता है तथा भ्रूण में प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा स्पॉट डैश विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो बीटा स्पॉट्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से बीटा स्पॉट्स हो जाता है। इसमें आँखों में भीतरी भागों की झिल्लियों की एपिथेलियम परत पर भूरे या फिर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे तिकोने आकार के होते हैं और ननजक्टवा से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर के डैश रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करता है जो रक्त के सामान्य स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। दूध का खमीरीकरण उत्पाद है। ऑप्शन ए है घी, बी है पनीर, सी है बटर, डी है खोआ। तो दूध का खमीरीकरण का उत्पाद है ऑप्शन बी पनीर। दूध में नींबू का रस या फिर साइट्रिक एसिड का घोल डालकर दूध की प्रोटीन को महीन महीन थक्के के रूप में अलग करके एक ठोस पदार्थ बनाया जाता है जो पनीर कहलाता है। दूध के खमीरीकरण के कारण ही दूध थक्के के रूप में जम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा का कार्य है। तो बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा का कार्य है। हल्की, मध्यम, भारी या फिर अत्यंत भारी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बिस्तर बनाना भारी ऊर्जा का कार्य है। नेक्स्ट है, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें डैश हो जाता है, बुखार होता है, सिरदर्द होता है, चिचक होता है या फिर अनीमिया होता है। तो जब भी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हम एनीमिया से पीड़ित हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन के कमी होने के कारण एनीमिया रोग होता है जिसका प्रमुख लक्षण है भूख की कमी, थकान शीघ्र हो जाना, कमजोरी महसूस करना तथा शरीर का पीला पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च साधारण रूप में डैश में टूटता है, मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में या फिर बड़ी आंत में। तो स्टार्च साधारण रूप में छोटी आंत में टूटता है। ऑप्शन बी सही होगा। स्टार्च के पाचन का आंतरिक पदार्थ ग्लूकोज है। छोटी आंत में सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज एंजाइम होते हैं जो कार्बोज पर क्रिया करके उन्हें ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं अतः स्टार्च छोटी आंत में जाकर पूर्णतः पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये कथन सत्य है, असत्य है या फिर संबंधित नहीं या फिर विवादित है। तो पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्णय लेने के 3 चरण डैश द्वारा दिए गए हैं। तो ओगेल के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा या फिर श्री लक्ष्मी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने के 3 चरण जॉन डीवी के द्वारा दिए गए हैं और वो है, पहला है समस्या क्या है, दूसरा है विकल्प क्या है एंड तीसरा है कौन सा विकल्प उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक रसायन है, डैश एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह भी है कि जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। तो वो है धन, समय, ऊर्जा या फिर जल। तो कौन सा ऐसा संसाधन है जिसे हम सभी साझा करते हैं? तो ऑप्शन बी समय। समय एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह भी है कि जिसके प्रति हम लापरवाह रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समय एक ऐसा संसाधन है जो पूर्णतः सीमित है, सभी के पास केवल 24 घंटे है समय है,
किंतु पारिवारिक इस परिस्थिति के अनुसार परिवार की मांगें भिन्न भिन्न होती हैं। हमें अपनी आवश्यकता अनुसार समय व्यवस्थापन करना चाहिए, जबकि हम सामान्यतः समय के प्रति लापरवाह रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास लग गई है, पानी लेके नहीं बैठे हैं, बट आज इस एग्ज़ाम के पेपर को 2019 वाले को हम कंप्लीट करके ही वीडियो का एंडिंग करेंगे। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो परिचालन चार्ट एक कार्य करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है, तो ये कथन असत्य है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑपरेशन चार्ट या परिचालन चार्ट को ही हम ऑपरेशन चार्ट कहते हैं। तो परिचालन चार्ट में क्रिया के किसी विशेष चरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, अतः उपयुक्त कथन असत्य है। तो ये कथन असत्य है। परिचालन चार्ट को ही हम ऑपरेशन चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो आत्मिक धन, वास्तविक या फिर गुणवत्ता। तो 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। आत्मिक तथा मानसिक आय को परिभाषित करते हुए ग्रास एवं कैंडल ने लिखा है कि मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष से होता है। अतः मानसिक अथवा आत्मिक आय वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। ऑप्शन ए है आयोजन, बी है स्वीकार करना, सी है कार्य करना एंड डी है चुनना। तो डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य का निरूपण है, तो ऑप्शन ए आयोजन आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण होता है। परिवार में उपलब्ध साधनों को परिवार के परिवर्तित मांगों के अनुसार व्यवस्थित करके प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों की योजना बनाना ही आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मानक वृद्धि स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है, परंपरागत, परिवर्तनशील, ए और डी दोनों, न तो ए और न ही डी। तो 105 का आंसर होगा सॉरी 108 का आंसर होगा ऑप्शन डी परिवर्तनशील बृहद मानक स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। समुदाय द्वारा किसी भी नए परिवर्तनशील मानक को स्वीकृत नहीं किया जाता। समुदाय सामान्य रूप से परंपरागत मानकों के आधार पर ही चलता है, अतः परिवर्तनशील मानक समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक की शिक्षा डैश निर्णयों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है परिणाम, बी है समूह, सी है व्यक्ति या फिर डी है तकनीक। तो एक बालक की शिक्षा ऑप्शन सी व्यक्ति निर्णयों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा था? निकेल एवं डॉर्सी ने, ग्रास एवं कैंडल ने, वर्गीस वोगेल ने या फिर एलिजाबेथ हॉरलॉक ने। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए निकेल एवं डॉर्सी ने। निकेल एवं डॉर्सी ने कहा था कि कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत डैश पर लागू होता है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन या फिर कच्चे माल में परिवर्तन। तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की स्थिति में परिवर्तन। तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली की सेवा मजदूरी जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? पुरस्कार है, ऋण है, वेतन है या फिर बोनस है? तो माली की सेवा मजदूरी जैसे मिलती है, वैसे ही जब बैंक मैनेजर कार्य करता है तो उसे वेतन मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा। आय मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय तथा मानसिक आय। मौद्रिक आय के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, ब्याज, बोनस, रॉयल्टी, किराया, लॉटरी, छात्रवृत्ति, पेंशन, ग्रेजुइटी, उपहार आदि आते हैं। जो भी हमें पैसे के फॉर्म में मिलते हैं हम उसे मौद्रिक आय कहते हैं। और मालिक की मौद्रिक आय मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है, जबकि बैंक मैनेजर की मौद्रिक आय वेतन के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानसिक आय हम सभी जानते हैं, जो भी मौद्रिक आय को खर्च करने के बाद हमें संतोष प्राप्त होता है, उसी संतोष को हम मानसिक आय कहते हैं। और वास्तविक आय हम उसे कहते हैं जहां हम पैसे खर्च किए बिना हम जिस सुख को भोगते हैं। जैसे अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे फ्लैट मिलता है, गाड़ी मिलता है, घूमने की व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारे ही वास्तविक आय में आएंगे। और जो उसे वेतन मिलेगा वो मौद्रिक आय में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को डैश योजनाओं में नज़रअंदाज किया जा सकता है? मानसिक, लिखित, अर्धलिखित या फिर कोई नहीं? तो महत्वपूर्ण योजनाओं को डैश योजनाओं में नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक योजनाओं में नज़रअंदाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए अब और थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। तो किसके अनुसार होगा? ऑप्शन ए है ग्रासियम कैंडल के अनुसार, बी है व्रेयर, सी है और अगन टेसिक एंड डी है नीरुगर्ग। तो इसका क्या होगा? डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तथ्यों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तथ्यों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है ताप दीप्ति, बी है प्रदीप्ति, सी है ट्यूब एंड डी है मेज। तो डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश रंग का नाम दर्शाता है? प्रकाश, वर्ण, मान या फिर गहराई। तो कौन है जो कि रंग का नाम दर्शाता है? तो ऑप्शन बी वर्ण रंग का नाम दर्शाता है। रंग के 3 आयाम है, वर्ण या फिर ह्यू। यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, आंसर सही होगा। दोनों ही रंग का नाम दर्शाते हैं, वर्ण या फिर ह्यू। मूल्य तथा गहनता, वर्ण के अंतर्गत सभी प्रमुख रंग आते हैं जैसे कि लाल, नीला, पीला, हरा आदि। रंग के हल्केपन तथा गाढ़ेपन से उनके मूल्य का निर्धारण होता है। रंग की चमक तथा मंदता से उसकी गहनता का बोध होता है। अतः रंग का नाम ह्यू अथवा वर्ण होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं इतनी देर तक आप लोगों के लिए बिना पानी पिए मेहनत कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले PDF रेडी करो, फिर
वीडियो फिर अपलोड। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह किसने कहा है? तो एच.एल. रट ने, रहीना बेगम ने, श्री लक्ष्मी ने या फिर सुमति मुद्राम्बी ने। तो फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन एच रट ने कहा है। एच रट के द्वारा फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशियाँ, जीवन और सौंदर्य भरना है, और ये हमारा भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डैश से खा सके, साधारण रूप से, सरलतम रूप से, कठिनाई से या फिर महत्वाकांक्षा से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डैश कहलाता है, फीटस, भ्रूण, युग्म या फिर अंड कहलाता है। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण फीटस कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। गर्भावस्था 280 दिन अथवा 9 महीने की होती है। इसमें गर्भधारण से 2 सप्ताह की अवस्था युग्मनज या फिर जाइगोट कहलाती है। जाइगोट भी करके आपसे पूछ सकते हैं या फिर युग्मनज, तो आप ध्यान देंगे तो गर्भधारण से 2 सप्ताह जाइगोट अवस्था होती है और 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था भ्रूण अवस्था कहलाती है एवं 2 माह से 9 माह तक अथवा जन्म तक की अवस्था फीटस कहलाती है। मैंने इससे पहले आपको बता रखा था कि गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 120। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन डैश के रूप में परिभाषित है। तो विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या फिर पोषण। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित है। पोषण उन क्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा पीड़ित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उसके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव दूध के 100 मिलीलीटर में डैश ग्राम प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ए है 1.1, बी है 1.2, ऑप्शन सी है 1.3 एंड डी है 1.4। तो मानव दूध में 100 ml में कितना प्रोटीन होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। मानव दूध के 100 ml में 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि गाय के दूध में 3.5 होता है। इस डाटा को भी हम याद रखेंगे। गाय के दूध में 3.5 होता है प्रति 100 ml दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखते हैं 122। अनियमित बोवेल रिक्त होना या फिर रिक्त न होना डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है डायरिया, बी है पेचिस, सी है कब्ज एवं डी है कोई नहीं। तो 122 का क्या होगा कि अनियमित बोवेल रिक्त होना या न होना, ऑप्शन सी कब्ज कहलाता है। कब्ज का अर्थ है अनियमित, कष्टदायक तथा अपूर्ण मल का विसर्जन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 123। विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए है खेलना, बी है खाना, सी है चिल्लाना एंड डी है अनुपूरक। 123 है ना। विशिष्ट पदार्थों के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। एक्जिमा, एलर्जी, फिटस या फिर टिटनेस। तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन बी एलर्जी। विशिष्ट पदार्थों के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 124 कि डैश एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक एवं
शारीरिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। ऑप्शन ए है खेलना, बी है खाना, सी है चिल्लाना एंड डी है अनुपूरक होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खेलना। खेलना एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। खेल एक आनंददायक क्रिया होने के साथ साथ एक शारीरिक व मानसिक भावनात्मक विकास करने वाली प्रक्रिया है। खेल के माध्यम से शारीरिक कोशिकाओं की वृद्धि होती है, साथ ही संवेगात्मक विकास भी होता है। बच्चे खेल के द्वारा अपने संवेगों जैसे सहयोग, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि को भी प्रकट करता है, जिससे उसका भावनात्मक विकास होता है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं। एरिक वॉन, पश्मीना, फेरिड एवं कशीदा। तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को ऑप्शन डी कशीदा भी कहते हैं। कशीदा कश्मीर की कढ़ाई को कहते हैं। इसमें साधारण टाके, हैरिंगबोन, चेन, उल्टी बखिया, साटिन तथा फंदे वाले टाके प्रयोग किए जाते हैं। कसीदा कढ़ाई के वस्त्र दोनों तरफ से सीधे होने के कारण दोनों तरफ से प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण रहता है। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक यही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हमारे कार्य द्वारा किसी को पसंद आ रहा है हमारा कार्य और किसी का हेल्प हो रहा है, तो हम आगे और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो हमें उत्साहित करिए, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं है, ये मोटिवेशनल लाइन है जो कि मुझे बड़े ही अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आप सबके लिए लाया जाए। तो हम एक बार इसे देख लेते हैं। जब तक तुम खुद महसूस ना करो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तब तक तुम समय बर्बाद कर रहे हो। और ये स्टूडेंट लाइफ के लिए एकदम सही है। बहुत लोग ऐसा होता है बुक खोल के बैठे रहते हैं दिन भर, बट उनके माइंड में एक लाइन नहीं जाता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है, जब तक वो खुद ना महसूस करें कि वो मेहनत कर रहे हैं तो वो समय को बर्बाद कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।